जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की औद्योगिकी उत्पादन क्यों बढ़ा। औद्योगिकी मतलब प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ कंपनियां में जो बनाई जाती है उसके बारे में उत्पादन क्यों बढ़ा उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये देखा जाए तो आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान सेट नंबर 3। वो कब पूछा गया है, देखिए ये नंबर क्वेश्चन 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 नंबर का तो कम से कम आपको आधा पेज में लिखना ही लिखना पड़ेगा। क्या पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। इसको पूरा आप डिटेल में लिखेंगे तो आपका कितना नंबर, 4 नंबर सिक्योर हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखना आपके सामने यहाँ पर दिया गया है सारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक ध्यान से सुनिएगा, 1 बाय 1 करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बता देंगे। क्या लिख दिया है, पहला अब समझिए प्रथम विश्व युद्ध के समय औद्योगिकी मतलब समझिए जो कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है जो किसी चीज़ का निर्माण करती है। अब प्रथम विश्व जब युद्ध हुआ था तो अपने यहाँ देखा जाए तो प्रोडक्शन तेजी हो गया। क्या क्या प्रोडक्शन हुआ उसको बताना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध के पहले औद्योगिकी विकास धीमा था, मतलब विश्व से यानी जो युद्ध से पहले यदि देखा जाए, युद्ध होने से पहले यदि देखा जाए तो औद्योगिकी विकास मतलब कंपनियों में जो भी निर्माण करता थे, काम करता थे, जो बनाने वाली चीज़ें थी उसका यानी विकास उसका धीमा था। ठीक, युद्ध ने एक नई स्थिति उत्पन्न कर दी। कहीं भी युद्ध होता है तो नई स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी चीज़ खराब होती है, उसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कर दी थी, जिससे भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया था और नए नए कारखाने लगाए गए थे। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जैसे आर्मी वाले हैं तो आर्मी मरेंगे, ठीक है, उनसे जो भी चीज़ यूज होने वाली चीज़ें जैसे जूता, चप्पल, कपड़ा, सूट यानी जूट की बोरी, ये सब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अब सब कहेंगे ये सब की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, अभी हम आपको बताते हैं। नए नए कारखाने खोल दिए गए। अब देखो नए नए कारखाने खोल दिए गए जिससे प्रोडक्शन तेज़ी से किया जा सके। युद्ध लंबे समय तक चला जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कारखानों में फौज के लिए जूट की बोरी। अब जूट की बोरी क्या होता है, अब सुनिए जूट की बोरी क्यों ज़रूरत पड़ गई। आपको बता देना, पहले यदि मूवी देखे होंगे ना तो कोई भी युद्ध होता था तो ऐसे आगे जूट की बोरी में ईंट बालू भर के या कोई चीज़ भर के आगे रख दिया जाता था, एक के ऊपर एक। जैसे अभी गदर मूवी में देखे होंगे ना, अब तो गड्ढा बना दिया गया है, अब पक्की कंक्रीट की मोटी दीवार बना दी गई है बॉर्डर ऑर्डर पे, बट पहले जब युद्ध होता तो ऐसे आगे कर दिया जाता है। ठीक है, ये RRR मूवी देखे होंगे तो ऐसे जूट की बोरी रखी जाती थी, उसी के अंदर से लोग हमारे सैनिक वार करते थे, एक देश से दूसरे देश से लड़ते थे। जूट की बोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई। वर्दी के कपड़े, क्योंकि वर्दी जब फटेगी आदमी मरेंगे, ठीक है, आदमी यानी जो तुम्हारे पास सोल्जर हैं वो मरेंगे, तो उनको बनाने के लिए, वर्दी बनाने के लिए अपने यहाँ वर्दी के कपड़े की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। टेंट, क्योंकि आर्मी रहेंगे तो आर्मी वाले क्या कर देते हैं, अपना चाहे जहाँ टेंट लगा लेते हैं, जहाँ पर युद्ध करने जाते हैं वहाँ अपना खुद का वो टेंट लगा देते हैं, तो टेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई थी। घोड़े की, हाथी की, ये सब की रिक्वायरमेंट हो गई थी। अब घोड़े के सर जी कहेंगे कैसे, देखिए पहले जो अब तो हमारे पास बड़ी बड़ी टैंक वगैरह है, गाड़ियाँ वगैरह, तो पहले लोग क्या करते थे, राजा नहीं, जो सोल्जर ही थे, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अब किसका, घोड़े का प्रयोग करते थे। आदि बहुत सारे अन्य सामान लगे थे जिसका प्रोडक्शन हमारे इंडिया में होना स्टार्ट हो गया था, इसीलिए औद्योगिकी उत्पादन बढ़ा दिया गया था। फिर काम का समय तथा मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई थी। क्यों, क्योंकि कारखानों में ज़्यादा हमें सामान बनाना था, तो कामों का समय, जैसे कोई बंदा 8 घंटा ड्यूटी करता था उसकी ड्यूटी 12 घंटा कर दी जाती थी, क्योंकि प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना था। काम का समय तथा मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ी। ठीक, ये हमारा एक कारण था। यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया था। इतना आपको लिखना पड़ेगा, आपको बना के, ठीक है, और भी लिख सकते हैं बना के, बट इतना जो मेन कंटेंट है हमने क्या कर दिया, आपको बता दिया। एक बार तेजी से पढ़ते हैं। लिखा है पहला क्वेश्चन, पहला ऐसे पॉइंट में बना के लिखेंगे। जितने देखिए एग्जाम में आप जितने अच्छे से पॉइंट बना देंगे ना, ठीक, उतने अच्छे से आप क्या करेंगे, नंबर पा पाएंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए दोबारा। प्रथम विश्व युद्ध से पहले औद्योगिकी मतलब जो कारखानों में विकास था वो धीमा रहा। युद्ध ने एक नई स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। क्योंकि अपना जन्म करते हैं, भारत का जो भी चीज़ रहता है देसी और स्ट्रांग रहता है। देसी बाजार मिल गया
और नए नए कारखाने लगाए गए, मतलब नए नए क्या हो गए, कारखाने लगाए गए। युद्ध लंबे समय तक चला जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कारखानों में फौजों के लिए जूत यानी जूट की बोरी हो गया, वर्दी हो गया, और यहाँ तक कि जूत यानी जूट मतलब समझते हो, जूट की बोरी तो एक हो गई, एक जूता जो बूट जिसे बोला जाता, ठीक है, उनके लिए, क्योंकि चमड़े का जो जूता बनता था बहुत स्ट्रांग बनाया जाता, जो अपने इंडियन बहुत अच्छे तरीके से बनाते थे। वर्दी के कपड़े, टेंट, घोड़े आदि बहुत सारे सामान लगे। यहाँ पर जूता वगैरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। काम का समय, ठीक है, काम का समय तथा मजदूरों की संख्या बढ़ा दी। जो काम का समय था उसे 8 घंटा से 12 घंटा, जो 4 घंटा का था तो उसे 8 घंटा बढ़ाकर कर दिया गया था। मजदूरों की संख्या यानी बढ़ानी पड़ी। यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा दिया गया था। इतना आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का एक क्वेश्चन पूछा गया, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। अभी देखेंगे G20 अपने इंडिया में हुआ, तो G77 एक ऐसा प्रक्रिया है और ये कब क्वेश्चन पूछा गया है देख सकते हैं। 2024 के सेट नंबर 3 में आपका 21 नंबर का अथवा क्वेश्चन पूछा गया है। कब 21 का अथवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, G77 से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये कितने नंबर का, 4 नंबर का है। अब उसको कैसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपके सामने ये दे दिया गया है। तो सबसे पहले समझिए G77 क्या होता है, ठीक है। G77 आपके समझिए G20 के बारे में समझिए। G20 मतलब क्या होती है, ग्लोबल। जी से क्या होता है, ग्लोबल। 20 मतलब 20 देश उसमें शामिल होते हैं। उसी तरह से G77 एक तरह का क्या होती है, विकसित संगठन होती है, समूह होती है या संगठन होती है जिसमें 77 देश शामिल होते हैं और वो करते हैं किसी भी देश के, अब ये 77 देश मिलेंगे ना, तो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, व्यापार से संबंधित बहुत सारा क्या होगा इसमें निर्णय लिया जाएगा कि अपने देश से आप भी कुछ बेच सकते हैं, हम भी कुछ बेच सकते हैं, ये सारा निर्णय लिया जाएगा। तो क्या लिखा है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब क्या लिखा, G77 यानी G77 बोला जाता है विश्व के 77 विकसित, ठीक है, विकसित देशों का समूह है। यहाँ पर लिख देते हैं विकसित देशों का समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के उद्देश्य में संगठित हुए। मतलब 77 देश क्या हो गए, मिलकर एक समूह बनाए हैं जो अपने देश की अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते कोई है, ठीक है, अब आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कोई है ना, तो इसमें करते क्या हैं, 77 देश रहते हैं, चाहे वो क्या करेगा, अब मान लेते हैं कोई देश ए है, कोई देश बी है, अपना देश या कोई मान लेते हैं ये क्या करेगा, इससे कोई भी चीज़ आयात निर्यात कर सकता है। मान लेते हैं कहीं भी कभी युद्ध हुआ, युद्ध के तो अलग बात होती है, यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बोल रही है, आर्थिक व्यवस्था की। मान लेते हैं आपके देश में यदि कोई ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो बी वाले देश को आप बेच सकते हैं, बी वाला देश भी क्या कर सकता है, इसको भी बेच सकता है, आगे वाले जो भी तुम्हारे पास रहेंगे सबको वो बेच सकता है। तो ये सब एक संगठन बनाएंगे जो अब हर देश का मदद करेगा, ठीक है। कि यदि मान लेते कोई मतलब अकाल आ गया, ठीक है, अकाल आ गया तो खाना हो गया, भोजन हो गया, दवाई हो गया और अन्य चीज़ें, कपड़ा, मकान, कुछ भी हो सकता, तो एक दूसरे से समूह में शेयर कर सकते हैं और उस देश की आर्थिक व्यवस्था को मैनेज करना का काम G77 से ही होता है, ठीक। संगठित हुई हैं इन 77 देशों के एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से इनका आशय एक ऐसा व्यवस्था से था जिससे, यानी ये जो 77 देश मिल गए हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से, एक ऐसा इनका आशा था कि हर एक देश डेवलपमेंट हो सके। अब आशा क्या था, नीचे दिया गया 3 पॉइंट, क्या, इन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थ में नियंत्रित मिल सके। संसाधन मतलब जो व्यवस्था हो रही है, जैसे हम ही मान लेते हैं अभी अरबियन से, मान लेते हैं रूस से या अरबी से या तुम्हारे पास कतर से, कहीं से हम क्या करते हैं, डीजल पेट्रोल अथवा खरीदते हैं कि नहीं, वो संसाधन क्या उसका नियंत्रित मिल सके, कि मतलब नहीं कि हम आप 10 रुपया दे ले बियन 50 रुपया दे, ऐसा नहीं, उस पर एक नियंत्रण लगा दिया गया कि इतने समय तक आप इतने रुपए में इसे देंगे, ठीक, वो हो गया मिल सके। इन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, मतलब जो 77 देश है ना, तो विकास के लिए अपने देश से क्या कर सकते हैं, दूसरा देश किसी भी, यानी जो 77 देश है उससे शेयर कुछ भी कर सकता है। कच्चे माल का सही दाम मिले, कच्चे दाल यानी जो माल होते हैं, कच्चे माल के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो जाएंगे, पेट्रोल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपके सामने पेट्रोल हो जाएंगे, आपके सामने क्या हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, और कच्चा माल जिसे हम केरोसिन आयल बोलते हैं, जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, ये सब आयल देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक कच्चा माल के अंतर्गत आता है।
अब ये कच्चे माल पे सही दाम मिल सके, सही दाम मतलब अब 77 देशों में से मान लेते हैं ये इस देश के पास पेट्रोल की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, ये पेट्रोल का यानी पेट्रोल बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये 20 देश से बेचेगा, यदि ये महंगा बेचेगा तो 20 देश इससे नहीं लेगा, किसी अन्य देश से भी क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है, उसे बाधित नहीं कर सकता कि आप हमसे ही लीजिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गई जी 77 से आप क्या समझते, इतना चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इनमें क्या होता है, आयात निर्यात, किसी भी सामान का आयात व निर्यात होती है, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास आयात व निर्यात होती है सही ढंग से होना चाहिए, सही संबंध अथवा सही संबंध से तुम्हारे पास होना चाहिए। यह सब सारी चीज़ें इसमें आपको लिखना पड़ेगा, और भी आप बना बना के इसमें लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान से सुनिए, दोबारा हम पढ़ते हैं। जी 77 विश्व के 77 विकसित देशों का समूह अथवा संगठन है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति करने का उद्देश्य से संगठित हुए, मतलब 77 देश अपनी मर्जी से हुए हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से हुए हैं कि विकसित करने के लिए। इन 77 देशों, ठीक है, इन 77 देशों के एक नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से इनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था कि जिसमें क्या क्या हो सके, संसाधनों का सही अर्थ में नियंत्रण किया जा सके, संसाधन चाहे वो मिसाइल हो, चाहे पेट्रोल डीजल कुछ भी हो, ठीक है, खाद्य पदार्थ है ये, उससे लेना देना नहीं, उस पर नियंत्रण मिल सके, विकास के लिए अधिक सहायता मिले। कोई भी देश मान लेते हैं तुम्हारे पास गरीब है तो उसे मदद करके 77 देश क्या करेंगे, डेवलपमेंट, आर्थिक डेवलप करना कि नहीं, पैसा देंगे, उसकी आर्थिक मदद करेंगे, ठीक है, आर्थिक मदद कुछ पैसे से, कुछ उससे रोजगार से, ये सारी चीज़ें करेंगे। कच्चे माल का सही दाम मिले, ये भी तुम्हारे पास इसमें है। आयात और निर्यात का सही संबंध तथा सही उद्देश्य होना चाहिए, ये 77 देश मिलके करते हैं, ठीक। ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन, और भी इम्पोर्टेंट है। G20 पूछेगा तो यहाँ 77 की जगह आप क्या लिख देंगे, 20, अपना काम हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट करना, मतलब लोकतंत्र जो शासन है अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, कहने का मतलब जैसे ये स्केज इस पेन से बेहतर है, मतलब ये पेन है मतलब कलम है, कलम से ये जो तुम्हारे पास स्केज है बेहतर है, उसी तरह से बताना अन्य व्यवस्थाओं से लोकतंत्र शासन क्यों बेहतर है, इसे स्पष्ट करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो आपका 2024 सेट नंबर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए लोकतंत्र किस, कहाँ चला गया जी, लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट करना, कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लोकतंत्र, अब लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र मान लो एक तरह की सभा होती है जो हमारे संविधान के द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है, नियंत्रित की जाती। क्या लिखा, लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर बताया गया है क्योंकि इन शासन व्यवस्था के कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य शासन व्यवस्थाओं में नहीं होती। अन्य शासन व्यवस्थाएं बिना संविधान के चला सकती है, बट लोकतंत्र हमेशा संविधान का पालन करता है, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अपने आप किसी से काम कर ले, ठीक है, किसी को मार दे, जाति पाति भेदभाव करे, ऐसा लोकतंत्र कभी नहीं करता। उनकी तुलना में देखा जाए तो ये सब तुम्हारे पास बेहतर। अब 3-4 पॉइंट तुम्हें बताएंगे क्यों बेहतर है। इसमें पहला पॉइंट लिखा जनमत पर अधिकार शासन, ठीक है, जनमत पर अधिकार आधारित शासन हो जाएगा, लिखा जनमत पर आधारित शासन, इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लिखा यह शासन जनता की समस्या इच्छा के अनुसार चलाया जाता, मतलब जनता अपनी इच्छा अनुसार चलाती है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। जैसे अभी गांव पे छोटे से सोचेंगे पंचायत होता, उसमें एक ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है थोड़ा सा वो नॉलेजेबल हो, नॉलेजेबल मतलब उसके पास थोड़ा सा ज्ञान हो, और वो ज्ञान क्या कर देते दूसरे के प्रति भलाई के ही उपयोग में करेगा। तो ये लिखा है यह जनमत पर आधारित शासन क्या होता है, यह शासन जनता की यानी जनता की समान इच्छाओं को सामान्य इच्छा के अनुसार चलाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा में ध्यान, ठीक, इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। ये जनमत पर आधारित शासन हो जाएगा। इसमें फिर क्या दे रखा है आपको, तो कोई 3-4 एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध शासन व्यवस्था, अब ये क्या होते हैं, अब देखो इनकी तुलना में देखा जाए तो लोकतंत्र तो अच्छा है ये है। तो लिखा लोकतंत्र में यानी वैधानिक तरीके से जनता अपनी सरकार चुनती है। ये तो हमारे पास लोकतंत्र है, हर एक व्यक्ति का
अधिकार है कि अपने अनुसार वो किसी भी व्यक्ति को अपना सरकार चुन सकता है। ठीक है, मतलब जिसकी बहुमत रहेगी वही सरकार बना सकता, अपनी सरकार चुनती हैं। अतः सरकार भी जन कल्याण के प्रति उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदार होती है। और सरकार का भी काम होता है कि कोई भी काम करे, ठीक है, तो जन कल्याण में करे। ठीक है, और क्या हो गया, जिम्मेदारी के साथ हर एक काम को अच्छे से निभाए। ये किसका काम है, उत्तरदायी तथा जिम्मेदारी वैध शासन व्यवस्था में किया जाता है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, समानता और स्वतंत्रता का पोषक। इसमें क्या होगा, लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाता, अतः सभी नागरिक क्या होते हैं, समान होते हैं। ये हमारे किस के अंतर्गत रखा जाता है, लोकतंत्र। अब तुम सोचो ये सब जो तुम्हारे पास लिखा गया, ये देखा जाए तो लोकतंत्र तुम्हारे पास क्या होगा, इनसे बहुत ही बेटर है। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो अभी यहाँ पर जनता अपने इच्छा अनुसार चलाएगी। अब मान लेते किसी की बहुसंख्यक शासन रहे, बहुसंख्या मतलब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहे, तो क्या कर सकते हैं, अपने किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे जाति पर दबाव डला सकते हैं। उसकी तुलना में देखा जाए तो लोकतंत्र बहुत ही बेटर है। ये पहला इससे तुलना की गई। दूसरा, जिम्मेदारी, उत्तरदायी जिम्मेदारी तथा वैध शासन व्यवस्था। हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है कि अपना मत देकर और अपने अनुसार सरकार चुन सकता है। ठीक, और वो भी क्या होना चाहिए, अतः सरकार को भी चाहिए, यदि हम चुन लिए गए तो जन कल्याण के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदारी होती है। ठीक, वो भी सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि हर एक व्यक्ति की समस्याओं को सुना जाए, जो लोकतंत्र से बहुत ही बेहतर है। ठीक है, ये हो गया समानता और यानी स्वतंत्रता का पोषक। लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो लोकतंत्र से ही देखा जाए तो होता है। हमें संविधान के अनुसार चलना है। हर एक व्यक्ति, सभी नागरिक, वो भारत के किसी भी देश में रहे, उससे लेना देना नहीं। हमेशा यदि वो भारत के किसी भी कोने में यदि प्रेजेंट है, भारत के किसी भी कोने में प्रेजेंट है, तो वो भारतीय है, पहले भारतीय है। तो अपना धर्म वर्म तो अभी हम सब लोग बांटे हुए हैं। अतः सभी नागरिक समान हैं। ठीक है, इनकी तुलना में देखा जाए तो लोकतंत्र बहुत ही बेहतर है। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इन सब चीज़ के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई। ठीक, हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। और ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 सेट नंबर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से लिखिए, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार यानी जिम्मेदार या जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये 4 नंबर का है। अब इसको कैसे लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। मतलब लोकतंत्र का एक बार उत्तरदायी का हेडिंग डाल के इसके बारे में 2-3 लाइन लिखना रहेगा। ठीक, उसके बाद जिम्मेवार या जिम्मेदार के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जिम्मेवार ही कर देते हैं। ठीक है, जिम्मेवार पे क्या करना, हेडिंग डाल के आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। फिर वैध सरकार के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, 3 पॉइंट तो 4 नंबर आपका मिल जाएगा। अब इसका कैसे, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा उत्तरदायी सरकार। ये क्या होती है, पहले लिख रखा, लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है क्योंकि यह लोगों के द्वारा बनाई गई उनकी सरकार होती है। जो उत्तरदायी सरकार किसके द्वारा, जनता के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा, जनता अपने अनुसार किसी भी लोकतंत्र में बैठे किसी भी मेंबर को अपना सरकार चुन सकती है, उसे स्वतंत्र है, चुन सकती है। लोग सरकार बनाने के लिए अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है, लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का क्या कर देते हैं, चुनाव करते हैं। जो भी व्यक्ति रहता है चुनाव के दौरान, उसे जो भी आदमी रहते हैं, कोई व्यक्ति है, आदमी क्या कर देते हैं, जो जनता रहती है, जनता क्या कर देती है, उसे चूज करती है और अपना सरकार बनाती है। लोगों का अधिकार है कि प्रतिनिधियों का कामकाज से संतुष्ट न होने पर प्रतिनिधि बदल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है जैसे जनता कोई एक अधिकारी चुना, अधिकारी मतलब कोई एक सरकार चुना, उसे का कामकाज उसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे, मतलब कामकाज से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करें, समय होते हुए भी, ठीक है, समय होते हुए या अगले चरण में, जैसे 5 होता है ना, 5 साल में होता है, ठीक, 5 साल आने वाले 5 साल में उसे को क्या कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं। ये उत्तरदायी सरकार का काम है। ठीक, ये गठन कराने का काम होता है।
दोबारा सुनिए, लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है क्योंकि यह लोगों द्वारा बनाई गई उनकी सरकार होती है। लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और लोगों का अधिकार ही प्रतिनिधियों का कामकाज से संतुष्ट न होने के प्रतिनिधि को क्या कर सकते हैं, प्रतिनिधि को बदला जा सकता है, ये बदल सकते हैं। ये उत्तरदायी हो गया। अब जिम्मेवार पे आपको क्या कर देना, हेडिंग डाल के आप अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जिम्मेवार क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिख दिए जिम्मेवार सरकार लोकतंत्र सभी प्रक्रियाओं का मानकर निर्णय लेती है। लोकतंत्र में बैठे, क्योंकि लोकतंत्र किसके द्वारा चलाया जाता है, बार बार बोलते हैं संविधान के द्वारा चलाया जाता है। लोकतंत्र सभी प्रक्रियाओं का मानकर मतलब उसे मानक ब्यौरा लेकर ही निर्णय लेती है। ऐसा नहीं कि ये जातिवाद लिंग है, मतलब क्या हो गया, मेल है फीमेल है, हमारे पास परिचित के हैं, तो ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो यही चीज क्या रखा है, मानकर निर्णय लेती है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, लोकतंत्र के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि निर्णय पूरे कायदे कानून के अनुसार किए गए हैं। इसे पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शिता या पारदर्शी कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब समझिए। लोकतंत्र में लोगों को जानने का अधिकार होता है। जैसे कोई काम हो रहा है ना, तो कितना बजट हुआ, कितना उसकी फंडिंग हुई, कितना सरकार के द्वारा आया हुआ, कितना काम में लगा हुआ, कोई भी जनता का व्यक्ति आराम से सरकार से पूछ सकता है, ठीक है। उसका ब्यौरा था, जैसे अभी कोई सड़क वगैरह बनती तो उस पर देखेंगे ब्यौरा पूरा लगा होता है, इतने किलोमीटर बना हुआ, इतना इस पर खर्च हुआ, मरम्मत का अगले साल आएगा तो कितना होगा, ये सब सारा चीज ब्यौरा, ठीक है, जानने का अधिकार है एक जनता में, ठीक है। ये मतलब जैसे लोकतंत्र में बैठे कोई निर्णय ले रहे हैं, कायदे कानून के अनुसार लिया गया है कि नहीं, यानी कोई हमारे पास जो भी पोर्शन है, जैसे हमारे पास कोई कानून है उसका उल्लंघन तो नहीं हुआ है, ये सब कुछ अच्छे से आप निर्णय लेने के कायदे कानून के अनुसार किए जाते हैं, उसी को पारदर्शिता बोला जाता है। कहते हैं कोई भी काम हो पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता मतलब पूरा एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कहाँ से क्या हुआ है ये पूरा, उसमें कोई घोलमाल नहीं होना चाहिए, उसी को जिम्मेवार सरकार बोला जाता है। नेक्स्ट में लिखा वैध सरकार। वैध सरकार क्या होती है, जो सरकार कानूनी रूप से जनता द्वारा चुनी जाती है, कानूनी रूप से जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे वैध सरकार कहते हैं। मतलब जनता क्या कर सकती है, अपने अनुसार कानून के एक बैठे हुए व्यक्ति को, लोकतंत्र में बैठे हुए एक व्यक्ति को चुन सकती है। तो ये लिखा है तुम्हारे पास कानून रूप से, ठीक है, कानून रूप से जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे वैध सरकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वैध सरकार बोलते हैं। वैध सरकार जनता की सरकार कहलाती है। जो वैध सरकार होती है किसकी सरकार कहलाती है, ठीक है, जनता की सरकार कहलाती है। फुल स्टॉप हो गया। लोकतांत्रिक सरकार व्यक्तियों के बीच समानता को बढ़ावा देता। जो लोकतांत्रिक होता है सरकार और व्यक्तियों के बीच, सरकार मतलब क्या कह रखा, कोई एक सरकार में बैठे हुए व्यक्ति हैं, ठीक है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल में आपको बताते हैं तो तगड़ा आप समझेंगे। कहने का मतलब देखिए, एक ए व्यक्ति है, सरकार में कोई बैठा यस व्यक्ति है, ठीक है, सरकार में बैठा कोई व्यक्ति है। अब इससे क्या बोला है, व्यक्तियों के बीच समानता। अब बताओ इनके बीच में यदि थोड़ा सा आपको कनेक्शन रहेगा यानी संबंध रहेगा तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, इन्हें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी काम आराम से करा सकते हैं। इसीलिए नहीं बोलते हैं कि अरे हमारा पकड़ हम कचहरी में काम करा देंगे। मतलब ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानता है, सरकार में बैठे हुए व्यक्ति को जानता है। वही लिख रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार व्यक्तियों के बीच में समानता को बढ़ावा देती। जितना ज्यादा समानता बढ़ेगी संबंध उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा संबंध बढ़ेगा और उतना ज्यादा समझ लो वैध सरकार अच्छे से चलेगी, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छे से चुना गया तो कहते हैं यार ये बहुत बढ़िया काम कर, अगले बार ही द्वारा जनता के द्वारा उसे कानूनी रूप से चुन लिया जाता है। इतना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। चलिए ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं मेरे भाई, क्या पूछा हुआ है, ठीक। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले इसको बताना पड़ेगा। तो वैश्वीकरण क्या होता पहले इसे समझिए। वैश्वीकरण क्या होता, जब किसी देश के बीच, विभिन्न देशों के बीच हम संबंध स्थापित करते हैं, उस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी लेन देन से संबंधित हो, चाहे दोस्ती से संबंधित हो, चाहे आर्थिक चाहे सामाजिक कुछ भी व्यवस्था में संबंध स्थापित किया जाता है, उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण का यहाँ पर लिखा गया, वैश्वीकरण का मतलब है कि विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच व्यापार,
कामा निवेश, और तथा तकनीकी सहयोग की वृद्धि क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। अब कोई पूछेगा वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जब किसी दो देशों के बीच, ठीक है, किसी भी संबंध में, चाहे व्यापार के संबंध में, चाहे निवेश के संबंध में, चाहे तकनीकी के संबंध में, ठीक है, सहयोग जब होता उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक, वैश्वीकरण का उद्देश्य विश्व स्तर पर, ठीक है, विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था को एकीकृत बनाना और विभिन्न देशों के बीच साझा प्रदान करना ही होता है। वैश्वीकरण यानी वैश्वीकरण क्या होती है। अब बताइए संबंध हम एक देश से दूसरे देश से क्यों बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें चाहे व्यापार करना रहेगा, चाहे अपनी चीज़ों को हमें आयात निर्यात करना रहेगा, तो मेन उद्देश्य वैश्वीकरण का यही होता है कि विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था को एकीकृत बनाना, एकीकृत मतलब अच्छा संबंध बनाना, और विभिन्न देशों के बीच साझा प्रदान करना। और साझा मतलब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे ये तुम्हारे पास ए देश ए है, दूसरा मान लेते हैं बी देश है, अब इनसे कुछ भी संबंध, देखो संबंध बन गया तो एकीकरण हो गया। अब इनसे कोई भी चीज आयात, ठीक है, आयात अथवा निर्यात आप क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका संबंध यदि बढ़िया रहेगा तो किसी भी देश से क्या कर सकते हैं, आयात निर्यात किया जा सकता है। जब जरूरत पड़ेगी इनसे ले लेंगे अथवा दे देंगे। तो वही चीज तुम्हारे पास लिखा है, वैश्वीकरण का उद्देश्य विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था चाहे वो मिसाइल हो, चाहे तेल हो, तेल मतलब कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल हो, चाहे वो तुम्हारे पास अन्न हो, क्योंकि इंडिया देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केस में अन्न देता। अन्न मतलब क्या होगा, खाद्य पदार्थों को किसी दूसरे देश को देता, उनसे चाहे पैसा लेता है अथवा कोई सामान लेता है। तो ही लिखा एकीकरण बनाना और विभिन्न देशों के बीच में साझा प्रदान ही करना वैश्वीकरण कहलाता है। ये वैश्वीकरण की परिभाषा हो गई इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, अब क्या लिख रहा है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, समझा दिए। विभिन्न उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उद्योग मतलब, ठीक है, कंपनियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो लिखा गया भारतीय, ठीक है, भारतीय पूछा, भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के कई प्रभाव होते हैं, जैसे अधिक संग्रहित बाजार, संग्रहित मतलब इकट्ठा होने वाली चीजें, कहते हैं स्टोरेज, संग्रह मतलब क्या होता है, स्टोरेज होता है, अधिक संग्रहित बाजार होगी। अब देखिए एक लेवल से दूसरे लेवल पे कंट्री से आप जुड़े रहेंगे, कोई भी चीज की जरूरत रहेगी भन्ना से दूसरे देश से मंगवा लेंगे, तो वही चीज तुम्हारे पास अधिक संग्रहित बाजार होगा। पहला, तकनीकी और उत्पादकता में सुधार होगा, तकनीकी में सुधार होगा, जैसे प्रेजेंट टाइम में जो मोबाइल आप प्रयोग कर रहे हैं किसी न किसी कंट्री का होगा, अपने इंडिया का नहीं है, तो वही चीज होगा तकनीकी, ये मोबाइल से आप देख रहे हैं तकनीकी है। उत्पादकता का सुधार भी तुम्हारे पास वैश्वीकरण पर ही प्रभाव पड़ता है, ठीक, उद्योग पर। अब बताइए भारत ये मंगाएगा, ठीक है, भारत मंगाएगा तो भारत किसी कंपनी को देगा या किसी देश को देगा, तो अपने यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा पैसा तो मिलवा करेगा, क्योंकि कोई भी देश सोचो जितनी ज़्यादा, किसी देश में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, उतना वो डेवलप देश है, क्योंकि कंपनियां रहेगी तो रोजगार मिलेगा, लोग दूसरे देश पलायन नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे देश से जाएंगे नहीं दूसरे देश में कमाने, अपने ही देश में कमाएंगे, और नई नई तकनीकी डेवलप होगी, दूसरा देश खरीदेगा, हमें पैसा मिलेगा, वही तकनीकी और उत्पादन में सुधार होगा। सेवा उद्योग की वृद्धि होगी, सेवा उद्योग की क्या होगी, वृद्धि। सेवा उद्योग मतलब क्या होगा, अभी बोले नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो हमें पैसा मिलेगा, तो सेवा यानी सेवा उद्योग में भी वृद्धि होगी। अधिक कंपनियों का निर्माण आदि पे तुम्हारे पास क्या होगा, अपने यहाँ भारत में होगा, तो वही चीज का बहुत सारी कंपनियां अपने यहाँ आएंगी, कहेंगे चलो भारत, और वहाँ क्योंकि प्रोडक्शन हमें सस्ता मिल रहा है, क्योंकि अपने यहाँ थोड़ा सा देखा जाए टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, बट सुविधाएं हमें नहीं मिल पाती। अब दूसरा अरबी कंट्री में चले जाए, सऊदी अरेबियन चले जाएंगे, वहाँ टैक्स ना के बराबर है, ठीक है, तो अधिक कंपनियों का निर्माण किया जाता है जो वैश्वीकरण से संभव हो सका है। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आंसर तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। ठीक, हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। मतलब जो भारत में रेल चलती, रेल मतलब जो ट्रेन चलती, उसके विकास को आप कैसे मद्देनजर रख सकते हैं, इसके पर यानी क्या करना, प्रकाश डालना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो 2024 सेट नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से देखिए, भारत में रेलगाड़ी यानी रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालना कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लॉन्ग में ही पूछा जा सकता है, 25वें सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग में, तो प्लीज आपसे ध्यान से सुनिएगा।
ठीक, तो कैसे लिखना है, ये जो हेडिंग डालेगा इसको आप यदि लॉन्ग में आएगा तो और बढ़ा बढ़ा के आप लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिख रखा है, क्वेश्चन आपको डालना है, सीधे आंसर डाल के आपको लिखना रहता है। भारत में रेल परिवहन का विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पहला चीज हो गया। अब कहने का मतलब क्या, ध्यान से सुनिए, लिखा है रेल परिवहन का विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है, जैसे अपने यहाँ देखा जाए तो अर्थव्यवस्था पैसा जो तुम्हारे पास होता है, अपने यहाँ सबसे ज्यादा रेलवे से ही आता है। ठीक, वो चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, चाहे वो किसी आदमी को ले जाए या किसी तुम्हारे पास सामान को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करे तो वही ले जाता है। ठीक, तो ये लिखा है राष्ट्रीय रेल विकास क्या, ठीक है, विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब अब देखो, आप मान लेते किसी दूसरे यात्रा से जाने वाले हैं, ठीक है, मान लेते रूट से जाने वाले हैं तो ट्रैफिक लग जाएगा ज़्यादा, बट रेल यदि सीधे जाएगी तो आपका टाइम बचेगा, तो सामाजिक विकास होगा। एक बार में कईयों आदमी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करा सकता है। अब कहेंगे सर कार उससे तेज जाता, चलिए जाता तो सही है। अब बताइए, ट्रेन देखा जाए तो बड़ी बड़ी माल जो गाड़ियां होती है वो बहुत बड़ी अच्छी बहुत बड़ी सामान एक जगह से दूसरी जगह कैरी करवाती हैं, जो कम ही पैसे पे ले जा चल सकती हैं। ठीक, तो वही लिखा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं रेल परिवहन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा है, रेल परिवहन के विकास के कई महत्वपूर्ण विचार में लेते हैं, जैसे निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा सकता है जो सामने दिया गया है। रेल यात्रा क्या होती है, सबसे पहले वस्तुओं के परिवहन का सुगम और तेजी से विकास। अब जितना ज़्यादा रेल डेवलप होगा, रेल परिवहन जितना ज़्यादा डेवलप होगा, वस्तुओं का परिवहन आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी होगी। जैसे अभी तुम्हारे पास, हाँ अभी नहीं जानेंगे, अभी देखो हम जहाँ रहते हैं यहाँ से लगभग 500 या एक किलोमीटर तुम्हारे पास रेलवे स्टेशन होगा। ठीक, अब होता क्या, अब तुम देखो नमक, ट्रक नमक आता, तुम सोचो एक महीना में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन से पूरा भर के पूरा ट्रेन मतलब पूरा डिब्बा होता है ना, वो भर के पूरा नमक आता, और पूरे एक सिटी में मतलब 1-2-4 सिटी होगी ना, ठीक है, इसके सटे हुए 1-2 सिटी होगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट होगा तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता और नमक खत्म हो जाता। अब बताओ उसको ट्रक से लाना पड़ेगा तो कम से कम एक डिब्बा में 50, ठीक है, एक ट्रेन में 50 डिब्बा होता तो 50 में ट्रक लगाना पड़ेगा। और ट्रक में देखा जाए तो यदि एक डिब्बा ये ट्रेन का खाली किया जाए तो कम से कम 2 ट्रक माल होता, 2 से 3 ट्रक। अब तुम सोच सकते हो, यानी मान लेते 10 डिब्बा रहे, 10 या 30 ट्रक ले जाएंगे तब काम होगा। तो ये लिखा वस्तुओं का परिवहन सुगम और तेजी से विकास हो रहा है। यात्रियों के लिए सुविधा जो सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। ठीक है, यात्रियों के लिए सुविधा कौन देता है, ट्रेन ही देता है। आदमी बैठे अब दिल्ली जाना है, यहाँ बैठे वहां से पहुंच गए आप। ठीक है, एक बार में कईयों पैसेंजर उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन ले जा सकती है आराम से। रोजगार का स्रोत, अब तुम सोच सकते हो इंडिया में देखा जाए तो रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत, यानी बोल सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे हम जानते आता है रेल स्रोत देता है। ठीक, क्योंकि देखेंगे पटरी वाले अलग होते, ग्रुपिंग होती, पर कोई फाटक उठाने वाला होगा, कोई टिकट काटने वाला, उसके अंदर कोई घूमने वाला होगा, कोई सफाई कर्मी होगा, अलग अलग होते, कोई ड्राइवर होगा, कोई ऊपर से मास्टर होगा। तो वही चाहते सारी चीजें रोजगार बहुत तगड़ा देता है। ठीक, कईयों लाखों तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, रोजगार आराम से दे सकता है रेल परिवहन यदि चाहे तो। पर्यावरण का भी सहयोग करता। अब बताओ जितना ज्यादा हमें रोड बनाना पड़ेगा उतना ज्यादा हमें पेड़ काटना पड़ेगा, बट ट्रेन की पटरी 2 बिछा दिए, आराम से ट्रेन आ जा रही है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, व्यवस्था दी गई है। तो रेल परिवहन का तुम्हारे पास विकास, इस पे हमने प्रकाश डाल दिया है। कैसे विकास किया जाता है साफ सकते देख सकते हैं। यात्रियों के लिए सुविधा, ये तो एक विकास की सुविधा आई है। रोजगार का स्रोत, जितना ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी, जितना ज़्यादा पटरियाँ चलेंगी, उतना ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, उतना ज़्यादा हमें रोजगार का स्रोत मिलेगा। अब पर्यावरण का भी क्या होगा, सहयोग होगा, हमें ज़्यादा ज़्यादा हाईवे नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारी सुविधाएं तुम्हारे पास क्या हो गई, रेल की हो गई है। ठीक, ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ दिया है, मृदा अपरदन। ठीक है, अपरदन को रोकने का कोई 2 उपाय सुझाइए। अपरदन मतलब क्या होता है, कटाव समझते हो ना, जैसे अभी खेत में आप पानी भरते होंगे ना तो होता क्या है, जैसे जहाँ डिलीवरी रखते हो वहाँ से पूरा मट्टी हट जाती है, तो वही चीज़ उसको रोकने के लिए कोई तुम्हें 2 सुझाव उपाय बताना है। अब डिलीवरी तो रखेंगे नहीं, बड़े बड़े लेवल पे होता, बाढ़ आती पूरी बह जाता भैया, तो उसको रोकने के लिए हमें कोई 2 उपाय बताना पड़ेगा। हम कई उपाय बता देंगे, आप जो अच्छा लगे वो उसे एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो पहले समझिए मृदा अपरदन क्या होता। पहले लिखा, बहते हुए जल, हवा, जीव जंतुओं की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत कट जाने
को मृदा का कटाव अथवा मृदा अपरदन कहलाता है। कहने का मतलब क्या कह रखा, ध्यान से दोबारा सुनो, ठीक है। इसमें कहले का बा, ठीक है। देखिए क्या कह दिया है, जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास धरती के सबसे ऊपरी मिट्टी है, इसी पे पेड़ पौधे हम फसल वगैरह सारा उगाते हैं। अब ये मान लेते कह दिया हवा जल के द्वारा, मान लेते बाढ़ आएगी, पूरी मिट्टी यहाँ से चल जाएगी। ये जो मिट्टी है यही उपजाऊ मिट्टी है। क्या होगा, उपजाऊ मिट्टी है, ठीक। उपजाऊ मिट्टी रहेगी, क्या करेगी, एक जगह से दूसरे जगह बहा के लेके चली जाएगी। हवा जीव जंतुओं की क्रियाओं द्वारा, कोई जीव जंतु आएगा, चाहे तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हम गाय भैंस चलाएंगे, उसके द्वारा भी एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाता है, ठीक। ये हो गया। दूसरा भूपटल पे, ठीक है, यहाँ से बोल दिया है भूपटल पे जो तुम्हारे पास प्रक्रिया होती है उसके कारण से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये लिखा देखो, भूपटल की जो ऊपरी मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी, धीरे धीरे यहाँ से कट जाती है, कट के या बहाव के द्वारा अलग हो जाती है, उसी को मृदा का कटाव या मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक। ये आपकी मृदा अपरदन की परिभाषा हो गई। मृदा अपरदन को रोकने तथा मृदा के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए क्या बोलते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। कोई पूछेगा मृदा संरक्षण क्या बोलते हैं, संरक्षण मतलब सुरक्षा करना। यदि मृदा संरक्षण करेगा तो मृदा को बचाएंगे, वन संरक्षण करेगा तो हम वन को बचाएंगे, जल संरक्षण कहेगा तो हम जल को बचाएंगे। यही तुम्हारे पास क्या होगा, वही लिखा गया है। मृदा अपरदन को रोकने अथवा मृदा को उपजाऊपन बनाए रखने को ही क्या बोलते हैं, मृदा संरक्षण कहलाता है। ये आपके सामने परिभाषा होगा इसके। हमें कोई दो उपाय बताना, तो ये बचाव के कई उपाय हम यहाँ पर बता दिए। सबसे पहले तो क्या कर देंगे, बांध बना देंगे, मतलब नदियों के किनारे जो खेती है तो हम बड़े बड़े बांध बना देंगे, जिससे नदियों का पानी हमारे खेतों में उतने लेवल पे न आ पाए जो हमारे पूरी मिट्टी को बहा के साथ में ले जाए। ये पहला होगा। वृक्षारोपण, अब वृक्षारोपण क्या, ये जितना अधिक हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ क्या कर देता है, ऐसे मिट्टी क्या कर देती है, पकड़ के रखती है, जड़ उसका क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता। अभी रोड के किनारे देखेंगे बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो ये लिखा वृक्षारोपण को लगा देंगे तो हमारे पास मृदा अपरदन रुक जाएगा, ठीक। वनों की रक्षा, अब देखिए जितना ज़्यादा तुम्हारे पास क्या होगी, वनों की रक्षा मिट्टियाँ ही करती है। जितनी ज़्यादा हमारे पास मिट्टी कटेगी तो वन हमारे खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ लिख रखा है, वनों की रक्षा कौन करते हैं, मृदा अपरदन से हम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा वन की रक्षा करेंगे उतना ज़्यादा मृदा हमारी अपरदन बची रहेगी। पशु चारण पर नियंत्रण, पशु चरण यहाँ लिखना चाहिए था, चरण मतलब चरना। जैसे पशु जब चरते तो उनके पैर के द्वारा मिट्टियाँ ऐसे फोफली हो जाती, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाती, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो। तो इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। खेतों में मेड़ी बना देना पड़ेगा। खेतों में मेड़ी मतलब जो ढलाऊ खेत होता है ऐसे ऐसे मेड़ी बना दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से पानी जाएगा, इसमें चल जाएगा, इसमें एक मेन नारी बना दिया जाएगा। तो ये चीज़ बोला कि ज़्यादा मेड़ी बना देंगे तो मृदा अपरदन हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दोबारा सुनिए क्या दे रखा, मृदा अपरदन क्या कहता है, बहते हुए जल, हवा, जीव जंतुओं की क्रिया द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत कट जाने को, ठीक है, कट जाने को मृदा का कटाव अथवा मृदा अपरदन कहते हैं। उसको सुरक्षा जो करना क्या कहलाता है हमारे पास, ठीक है, रोकने या सुरक्षा करना क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। इसके बचाव के कईयों तुम्हारे पास यहाँ पर है, बांध बना देना, वृक्षारोपण कर देना, वनों की रक्षा कर देना, पशु चारण पर नियंत्रण करना, खेतों में मेड़ बनाना आदि। ये सब तुम्हारे पास है मृदा अपरदन से बचाने का कारण, ठीक है। लॉन्ग में आएगा तो ये हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा दो तीन लाइन लिखेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया है, क्या, चतुर्थक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है। दो उदाहरण सहित तुम्हें क्या करना पड़ेगा, व्याख्या करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। और ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक। अब पूछा गया, ये तो 3 सेट में पूछा गया, ऐसे 2 सेट में भी और पूछा गया है। क्या दे रखा है, यहाँ से सामने दे रखते हैं, अथवा करके दिया है। देखिए, चतुर्थक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है, 2 उदाहरण सहित इनकी व्याख्या करना पड़ेगा। 2+2 4 नंबर आपका बन जाने वाला है। अब इसको कैसे लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। चतुर्थक क्षेत्र से यानी क्षेत्रक वाला एक क्वेश्चन आता है, चाहे प्रथम क्षेत्रक, चाहे द्वितीयक, चाहे तृतीयक, चाहे चतुर्थी, यानी पहले सेट या दूसरे सेट में तृतीयक क्षेत्र पूछा गया था, तो 4 नंबर पे। यहाँ पर चतुर्थक क्षेत्र पूछा गया। अब सुनिए, चतुर्थक क्षेत्र होता क्या है।
ठीक। लिखा चतुर्थक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का ज्ञान आधारित क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था को ये ज्ञानित करते हैं, जैसे मीडिया वाले। अभी कहीं व्यवस्था खराब है तो उसको बताते हैं, उछालते हैं, तो नेता के पास पहुंचाते, फिर नेता उस पर अमल करते और उस पर काम किया जाता है। तो ये लिखा चतुर्थक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का ज्ञान आधारित क्षेत्र है, ये पहला हो गया। ठीक। नेक्स्ट में लिखते हैं, इसमें आमतौर पर सूचना कामा प्रौद्योगिकी कामा मीडिया और विकास आदि का क्षेत्र शामिल होता। अब ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछ सकता है, यानी चतुर्थक क्षेत्र में कौन कौन शामिल होता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी मतलब जो फैक्ट्रियाँ होती, फैक्ट्रियाँ जो सूचनाएं देती हैं, मीडिया हो गया, विकास हो गया, आदि क्षेत्र शामिल होते चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक। यह विशेषताएं इनके कामकाज उद्देश्य और संगठन की विशेषताओं पर आधारित होती है। मतलब कहने का मतलब क्या होती है, इनकी जो विशेषता होती है, इनके कामकाज और उद्देश्य से संबंधित तुम्हारे पास काम होता है। ठीक है, उद्देश्य से संबंधित काम होता है। ठीक। ये संगठन की विशेषताओं पर आधारित होती है। देखिए कोई चतुर्थक क्षेत्र, अभी सूचना हो गया, सूचना जब अभी हमारे पास मान लेते संगठन तगड़ा रहे तो कोई भी सूचना तुरंत हमें पा जाएंगे, हम मीडिया में उठाल देंगे। तो वही चीज बोला जा रहा है, इनकी विशेषताएं अनेक कामकाज, जो बड़े बड़े कामकाज होते हैं, उद्देश्य, कोई भी उद्देश्य हो गया सरकार के प्रति या विरोधी पार्टी या कोई भी जनता के सामने हो, और संगठन की विशेषताओं पर आधारित होती है। ये हो गए चतुर्थक क्षेत्र के बारे में। कोई दो उदाहरण सहित आपको समझाना पड़ेगा। हम आपके सामने दो उदाहरण यहाँ पर लिख दिए। क्या लिख देगा, पहला निजी क्षेत्र का प्राधिकरण की क्षमता। अब देखिए क्या होता है निजीकरण, मतलब समझते हो कि नहीं, जो तुम्हारे पास प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। क्या लिख रखा है, चतुर्थक क्षेत्र जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, निजी क्षेत्र की प्राधिकता क्षमता अधिक होती है। कहने का मतलब क्या होता है, अभी शिक्षा हो गई, शिक्षा देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो आपको शिक्षा से अच्छी दी जाती है, अच्छे से अच्छे रूल रेगुलेशन लगाए जाते हैं। गवर्नमेंट में होते हैं, शिक्षा देखिए गवर्नमेंट में दिया जाता है, बट लो लेवल पे देखा जाए, अभी 1 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे तो सोचते हैं यार प्राइवेट सेक्टर में पढ़े तो अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी बुक होगी, ठीक है, सारी अच्छी टीचर हो गए। टीचर तो अच्छा देखा जाए तो गवर्नमेंट में ही होते हैं, बट यहाँ पर लिखा शिक्षा और स्वास्थ्य की निजी क्षेत्र की प्राधिकता क्षमता अधिक होती है। निजी क्षेत्र का भी अस्पताल पे जाएंगे, कहेंगे यार सरकारी ने ले चला बड़ा पैसा, ठीक है, लापरवाही करिए। और प्राइवेट जाएंगे पैसा लेंगे बट आपका काम बढ़िया होगा। जैसे निजी अस्पतालों की आपूर्ति, देखो साफ साफ लिखा, निजी अस्पतालों की आपूर्ति और प्रबंध किसी निजी व्यक्ति द्वारा की, यानी जबकि सार्वजनिक क्षेत्र को सरकार द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, निजी अस्पताल किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति मतलब कोई एक आदमी होता है, उसका ओनर होता अपने द्वारा क्या कर देता, उसे देखभाल, कहीं कुछ गड़बड़ी हो गया, ठीक है, मान लेते कोई स्टाफ नहीं सही है तो उसे चेंज कर देगा। सरकारी में देखेंगे घूस घास दे के हो जाएंगे, कुछ करने ही नहीं आएगा तब भी उस पर रखे रहेंगे। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब जैसे भी छोटे यहाँ पर छोटे लेवल प्राथमिक विद्यालय पे, आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय होगा ना, तो उस पर देखेंगे टीचर बढ़िया रहते हैं बट कम हो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब उसे एक बार सरकार हो गई है, एक बार सरकार के द्वारा हो गए तो उसे कोई हटाने वाला नहीं, 60-70 हज़ार 1 लाख सैलरी आराम से आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। बट वही तुम्हारे पास निजी में रहेगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर में रहेगा तो ओनरशिप, मतलब जो आदमी रहेगा तुरंत हटा देगा, कहे हटाओ ये काम ही नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ बोला कि निजी क्षेत्र की प्राधिकता की क्षमता के यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट में क्या लिखा, उद्देश्य और कामकाज की विशेषता। मेन उद्देश्य क्या होता है, ये चतुर्थ अपने कामकाज को कराने के लिए किसी भी हद तक लाभ यानी होना चाहिए, जनता का लाभ होना चाहिए। तो क्या लिखा, इस क्षेत्र में उद्देश्य और कामकाज की विशेषता होती है। जैसे कि वाणिज्य क्षेत्रों में मुख्य धारणा लाभ कमाना होता है। वाणिज्य क्षेत्र मतलब जो कमर्शियल लेवल पे होते हैं, कोई भी आप यदि काम कर रहे हैं तो इसमें सोचा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। क्यों, प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, और यहाँ पर सार्वजनिक मतलब सरकारी जो रहेगा तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट तुम्हारे पास जितने भी कर्मचारी सब गवर्नमेंटेड हैं, ठीक है, वो ज़्यादा केयर ही भी नहीं करेंगे, केयर करेंगे बट थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उनके पास भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है। और निजी में तुम्हारे पास व्यक्तिगत रूप से लाभ लेने के लिए, देखो वाणिज्य क्षेत्र में मुख्यतः लाभ कमाना होता, चिकित्सा क्षेत्र रोगों का इलाज हेतु होता है। ठीक है, चिकित्सा लिखा, साफ साफ लिखा, चिकित्सा क्षेत्र रोगों का इलाज हेतु होता है, जो सबसे पहला वाणिज्य यानी चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है।
ठीक है, देखिए क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, जितना ज़्यादा आप पैसा देंगे उतने अच्छे से काम करेंगे। तो ये प्राइवेट सेक्टर की बात हो गई है। तो चतुर्थक क्षेत्र आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कोई पूछ, चतुर्थक क्षेत्र क्या होगा, ज्ञान आधारित होते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी तो मीडिया विकास के लिए क्षेत्रक में शामिल होते हैं। कामकाज के उद्देश्य पे देखा जाए तो विशेषताएं आधारित होती हैं। 2 क्षेत्र यहाँ लिखा गया है, निजी क्षेत्रक की प्रौद्योगिता की क्षमता और उद्देश्य और कामकाज की विशेषताएं हो गई हैं। कोई 2 विशेषताएं उदाहरण सही समझाना पड़ेगा, 1 2 हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आप दोनों को कर देंगे, आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। हमसे एक लॉन्ग क्वेश्चन में एक आंसर पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह दिया है, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है। ठीक, सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। ये कितने नंबर का है, 2 + 4 यानी टोटल 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये देखा जाए तो 2000, ये आपके सामने देख सकते हैं, 2024 के सेट नंबर 3 सामाजिक विज्ञान में पूछा गया है। और उसके साथ साथ बता देना चाहते हैं, ये 2024 के 3 से लेके 4 सेटों में शॉर्ट और लॉन्ग मिला के ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, 7 सेटों में से कम 5 सेटों में आराम से ये पूछा गया है क्वेश्चन। अब इसको कैसे लिखना है उसे हम आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सत्याग्रह के बारे में आपको बढ़िया से हेडिंग डाल के लिखना पड़ेगा, सत्याग्रह का अर्थ। सत्याग्रह का अर्थ नाम से ही पता है, कोई भी विरोध करेंगे हम सत्य के मार्ग पर ही चलेंगे। क्योंकि गांधी जी जो भी काम किए थे सत्य के मार्ग पर ही चले थे। लिखा है सत्याग्रह का अभिप्राय पूछा ना, तो सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। क्या, सत्याग्रह का अर्थ सत्य पर दृढ़ता से रहकर सत्य के लिए आग्रह करना ही क्या कहलाता, सत्याग्रह कहलाता है। ये हो गया। ठीक, सत्याग्रह यह बिना हिंसा किए, मतलब सत्याग्रह का मतलब बिना हिंसा किए, मतलब बिना मार काट गाली गलौज के बिना किए विरोध करने का एक तरीका है जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और इस समय भी ये लोग क्या कर देते हैं, चुपचाप अपने काम को करवाने के लिए सरकार से अपना धरना प्रदर्शन दे देते, नहीं कहते हैं धरना प्रदर्शन, उसमें नारेबाजी नहीं, चुपचाप आराम से काम किया जा सकता है। तो लिखा यह बिना हिंसा किए विरोध करने का एक तरीका है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, गांधी जी ने इसे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का तरीका बनाया था। ठीक है, इसी का सत्याग्रह का अपना अभिप्राय है। इतना आपको सत्याग्रह में लिखना पड़ेगा। दोबारा पढ़ते हैं, सत्याग्रह का अर्थ होता सत्य पर दृढ़ रहना, कठोर रहना, टिके रहना, ये क्या कहलाता, सत्य के आग्रह के लिए। ठीक, आग्रह मतलब अपने विचार को प्रकट करने के लिए, मांग के लिए सत्याग्रह कहलाता है। यह बिना हिंसा किए तुम्हारे पास विरोध करने का एक प्यारा सा तरीका है। गांधी जी ने इसे सामाजिक तथा राजनीतिक संघर्ष का तरीका भी माना था। ठीक, इनके द्वारा इतना तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये हो गया इनके बारे में। अब फिर क्या क्वेश्चन इसी में हमसे पूछा है, इनका क्या अभिप्राय है। तो गांधी द्वारा 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए थे, उसको एक्सप्लेन कर देना, अपना काम हो जाएगा। तो पहला सत्याग्रह क्या था, चंपारण सत्याग्रह। कौन सा, चंपारण सत्याग्रह। अब इसमें क्या लिखेंगे गांधी जी ने 1917 में बिहार के नील की खेती वाले किसानों के अंग्रेजों के शोषण से बचने के लिए यह सत्याग्रह चलाया गया था। और ये देखा जाए तो इसमें 2-3 क्लू छिपा हुआ, क्लू मतलब क्वेश्चन छिपा हुआ है। यानी सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया गया था, बिहार में चलाया गया था, चंपारण के बिहार में चलाया गया था। ठीक है, किसके लिए, अंग्रेज बोलते थे कि केवल नील की खेती की जाए। अब नील की खेती क्या होती, कमेंट बॉक्स में आपके लिख के दिखाएंगे, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन में बताए थे श्वेत क्रांति क्या होती, नीली क्रांति क्या होती, हरी क्रांति क्या होती है, तिलहन के लिए पीली क्रांति क्या होती है, ये सब बताए थे। तो अंग्रेज क्या करते, किसानों को शोषण करते कि आपको नील की ही खेती करनी है। फिर की यानी गांधी जी ने इस पे आंदोलन चलाया। इसका परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण यह हुआ कि किसान अब नील की खेती, यानी सत्याग्रह से इन्होंने जीत लिया था, वो ब्रिटिश जो लोग थे वो क्या, वो पीछे के चले गए। फिर इनका परिमाण यह हुआ कि किसान अब नील की खेती के लिए बाध्य नहीं, उसका मर्जी रहेगा तो करेगा, नहीं मर्जी रहेगा तो नहीं करेगा। अब किसान अपनी इच्छा के अनुसार नगदी फसल की कृषि को करने के लिए स्वतंत्र था। नगदी फसल क्या होती है, ऐसी फसल जो आपको लगाएंगे डायरेक्ट मार्केट में बेच देंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे गन्ना हो गया, काटन हो गया, ये सब खेती देखा जाए तो आपको तुरंत नगदी पैसा देती है। ये हो गया चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। फिर गांधी जी ने
खेड़ा आंदोलन स्टार्ट किया था, उसके बाद अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। 3 करना है तो तीनों को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि 6 नंबर में है, तो यही सब चीज़ आप लिख के आप नंबर पा सकेंगे। तो खेड़ा आंदोलन क्या होता है? गांधी जी 1918 में गुजरात के किसानों को भारी लगान से बचाने के लिए यानी माफ़ी कराने के लिए ये आंदोलन चलाया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने ब्रिटिश के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा किसान पर भारी टैक्स, लगान मतलब समझते हो, टैक्स लगा दिया गया था। फिर अब बताओ, टैक्स कहीं ज़्यादा लगेगा तो मतलब जितना कमाएंगे उतना सरकार को टैक्स देंगे, तो कमाए खाएंगे क्या? ठीक है, तो गांधी ने आंदोलन स्टार्ट किया सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर, फिर ब्रिटिश को हरा दिया। फिर यहाँ पर परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने 1919 में जब्त की गई जमीनों को, जो टैक्स नहीं देता था उसकी ज़मीनें अंग्रेज लोग हड़प लेते थे, अभी भी होता है। ठीक है, अब देख सकते हो जो बड़े तस्के के लोग, गरीब तस्के के लोगों को क्या करते हैं, यही भी करते हैं। और आप सामने देख रहे हैं 1919 में जब्त की गई जमीनों को वापस करना पड़ा। खेड़ा सत्याग्रह भारत के इतिहास के किसानों की बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई और उनको टैक्स फ्री करना पड़ा, क्योंकि देखा जाए तो आप टैक्स, खेती पर टैक्स देंगे, बताओ किसान अब इतना काम करते हैं, वो टैक्स देंगे तो बड़ी बड़ी दिक्कत है। टैक्स को मदद करना चाहिए, किसानों को मदद करना चाहिए कि और लीजिए, खेती करिए, क्योंकि हमारा विदेश ही उन्नति किससे होगा? अब जान ही रहे किससे होगा, बोलिए, बोलो मेरे भाई, किससे होगा? कृषि से होता है। ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ 75% कृषि से ही काम किया जाता है। तो यही चीज़ तुम्हारे पास लिखा गया है आराम से। ठीक है, तो ये लिखा, अंग्रेजों ने 1919 में जब्त की गई जमीन को किसान को वापस करनी पड़ी और खेड़ा सत्याग्रह भारत के इतिहास के, ठीक है, इतिहास के में किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि में से एक थी। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब काम होगा। ठीक, ये खेड़ा सत्याग्रह के बारे में था। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या, कौन सा आंदोलन चलाया था गांधी जी ने? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह आंदोलन। इसमें क्या हुआ, देखिए, महात्मा गांधी जी ने, ठीक, अहमदाबाद में मिल मजदूरों को बेहतर वेतन दिलाने के लिए 1918 में यह सत्याग्रह आंदोलन किया था। कौन सा? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह आंदोलन किसके किया गया था? मजदूरों के हित के लिए किया गया, क्योंकि उन्हें काम ज़्यादा करवाया जा रहा था बट पैसा, वेतन कम दिया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या करते, किसानों के लिए, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति महात्मा गांधी जी उनके साथ अनशन पे बैठ गए। ठीक, फिर परिमाण क्या हुआ आप जानते ही हैं, हरा दिए गए, ब्रिटिश हार गए, मान गए। फिर किसान यानी गांधी जी तो चलाया गया आंदोलन सफल रहा, जिससे मजदूरों को 35%, क्योंकि ज़्यादा वेतन को बढ़ाने के लिए कह रहे थे, बट 35% वेतन में क्या हो गया, वृद्धि मिली, जिससे हमारे मजदूर भाइयों का चेहरा खिल चुका था। इतना आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा डिटेल में, जो जो बताए हैं इतना आप कर देंगे तो आपका 6 नंबर कोई माई का लाल काट नहीं सकता। देखिए, हेडिंग डाल के आप अच्छे से लिखेंगे और पॉइंट वाइज, देखिए हमने सबको पॉइंट वाइज में थोड़ा सा लिखेंगे, पॉइंट वाइज में लिखेंगे तो आप अच्छे से, आप कहानी बनाएंगे, हाई चल गया, हाउ चल गया, यहाँ गोली मार दिया है, तब ज़्यादा दिक्कत होगी। सटीक लिख के अपना नंबर ले लीजिए। ठीक, ये हो गया सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर इसे स्पष्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखा जाए तो आपका यूपी बोर्ड 2024 सेट नंबर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए क्या लिख रखा, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर इसे स्पष्ट करना है। कितने नंबर का? ये टोटल करेंगे तो आपका जाके 6 नंबर आपका मिलने वाला है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लिख रखा, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। उनके वर्णन करना पड़ेगा, प्रावधानों को वर्णन करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका 6 नंबर मिलने वाला है। क्या लिख दिया है, पहला पॉइंट वाइज में लिखिएगा। देखिए, जितना आप पॉइंट बना सकें उतने अच्छे से पॉइंट बनाइएगा, उतने नंबर आप लेके चले जाइएगा। ठीक, तो क्या लिख दिया, भारत, पहला लिखा, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्म विहीन, धर्म विरोधी होना नहीं। ठीक है, या कहने का मतलब अपने यहाँ देखा जाए तो किसी भी धर्म के प्रति आप विरोध नहीं कर सकते, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी रहे, अपने भाई भाई मिलके रहना है, क्योंकि हिंदुस्तान नाम ही पे आ गया एक तरह का भाईचारे का मिसाल है। ठीक है, तो हमें कभी भी धर्म के विरोधी नहीं होना चाहिए, ये पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है। पंथ निरपेक्ष भारत के लोकतंत्र के आधार स्तंभों में से एक है।
लोकतंत्र मतलब संविधान के द्वारा चलाया जाता है। संविधान में लिखा गया है आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसके आधार पर? जाति के आधार पर। लिंग मतलब ये मेल है कि फीमेल, इसके आधार पर उसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब भेदभाव नहीं कर सकते हैं तो उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? पंथ निरपेक्ष देश कहा जाता है में से एक है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि धर्म निरपेक्ष का मूल्यांकन किया जाता है और सभी धर्मों का समान अधिकार और स्वतंत्रता का समान सम्मान किया जाता है। कहने का मतलब भारत एक पंथ निरपेक्ष देश कहा जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ धर्म निरपेक्ष का मूल्यांकन किया जाता है, यानी हर देश का, ठीक, हर एक जाति का जितना भी धर्म है सब लोग सम्मान करते हैं, जो किसी भी धर्म का हो। सभी धर्मों का समान अधिकार है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदी हो, सभी धर्मों का क्या होगा? समान अधिकार है। स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। स्वतंत्रता मतलब आप स्वतंत्र है तो ऐसा नहीं कि किसी को मारे काटेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। स्वतंत्रता मिली है तो उसको आपको अच्छे से प्रयोग करना है, ठीक है। तो ही चीज़ यहाँ से लिखा गया है। तो ये आपके पास हो गया धर्म निरपेक्ष के बारे में, पंथ निरपेक्ष के बारे में यहाँ से। अब इसके 3 तुम्हें प्रावधानों का वर्णन करना पड़ेगा, तब जाके आपका 6 नंबर मिलेगा। पहला, संविधानिक प्रावधान। संविधान क्या कहता है ये भी आप यहाँ से सुनिए। संविधान क्या कहता है? पहला पॉइंट में लिखा क्या है भैया, ध्यान से सुना। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को प्रमोट करता है। भारतीय संविधान क्या कहता है? धर्मनिरपेक्षता मतलब हर एक पर्सन अपने अपने धर्म को मान सकता है, ये संविधान में लिखा गया। कोई किसी के हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि आप हमारे जबरदस्ती हिंदू बना दिया जाए, मुस्लिम बना दिया जाए, उनको काटा जाए, उनको मारा जाए, ऐसा नहीं होता है। मूल्यों का प्रमोट करता है। संविधान में सभी धर्मों के साथ न्याय की सुरक्षा की है और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया है। यह सभी धर्मों के बराबर अधिकार देता है। ठीक, साफ साफ लिखा, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है संविधान सभी धर्मों के समान न्याय सुरक्षा की है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो इनको निर्णय दे दिया जाए, इनकी संख्या कम है तो इनको सताया जाता है, ऐसा नहीं होना। संविधान में साफ साफ लिखा है और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक, कोई भी धर्म हो कि नहीं हम हिंदू है तो मस्जिद गिरा देंगे, मस्जिद है, हम मुस्लिम है तो मंदिर गिरा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो तो पहले बाबर होगा दुनिया भर के राजा हो जाते हैं कि इनको मार दिए, वो सब राजा पहले रूल चलता था तो मारते थे। अब कहानियाँ पढ़ेंगे तो उनको बेटे को वो मार दिए, मतलब पिता को मार के गद्दी पर बैठ गया, फिर उनके बेटा उनको मार के गद्दी पर बैठ गए, चाचा मौसा फूफा भतीजा इसको मार के ही गद्दी पर लोग बैठते थे। बट अब ये रूल नहीं, संविधान में साफ साफ लिखा है यह सभी धर्मों का बराबर अधिकार होता है, को स्वतंत्र रह सकता है। ये संविधान का प्रावधान है। नेक्स्ट में क्या लिखा? राजनीतिक निरपेक्षता, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे। भारत में धर्मनिरपेक्षता का तत्व राजनीतिक स्तर पर दिखाई देता। अब तुम सोच सकते हो राजनीति, साफ साफ देखो लिखा है भारत में धर्मनिरपेक्षता तत्व राजनीतिक स्तर पर दिखाई देती है। राजनीति करने वाले व्यक्ति, नेता जो होते हैं, धर्म के आधार पर लड़ा देंगे और अपने जीत जाएंगे और जाओ भाड़ में जाओ, यही तो हो रहा है। तो यही साफ साफ देखो लिखा, भारत में धर्मनिरपेक्षता का तत्व राजनीतिक स्तर पर भी अब प्रेजेंट टाइम में दिखाई देता है। राजनीतिक प्रक्रियाओं में धार्मिक विचारों और धार्मिक विचारधाराओं का अपमान नहीं होता है। ठीक है, राजनीतिक प्रक्रियाओं में साफ साफ संविधान में भी लिखा गया है आप किसी भी धर्म का विचारधारा हो आप मान सकते हैं, बट उसको ठोस तथा अपमान नहीं कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक निरपेक्षता का काम है। नेक्स्ट में लिखा सामाजिक एकता के पे लिख देते हैं। सामाजिक एकता क्या कहलाता है? अब देखिए, आप कभी भी एक हिंदुस्तान की तरह रहिए, ठीक है, हिंदुस्तानी की तरह रहिए कि हमारे देश में अपना देश है, हमारे दिल में अपना देश है। धर्म को मत कभी मानिए कि धर्म के लड़े भिड़े। अब तुम सोचो आने वाले समय पे, अब देख लेना, लिख के तुम ले लेना, आने वाले समय पे अपने यहाँ गृह युद्ध छिड़ेगा। मतलब धर्म के नाम पे लोग लड़े कटे मरेंगे आने वाले समय पे, इतना लिख लेना भाई। ठीक है, सामाजिक एकता, भारतीय समाज में सामाजिक एकता और भाईचारों का मूल्यांकन किया जाता है जो धर्मनिरपेक्षता के एक प्रमुख पहलू है। साफ साफ लिखा, देखिए भारतीय समाज में सामाजिक एकता देखो साफ साफ लिखा, सामाजिक एकता चाहे हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के रूप में मूल्यांकन किया जाता है जो धर्मनिरपेक्षता का एक प्रमुख पहलू है। साफ साफ कितना सुंदर स्पष्ट अक्षरों में बताया गया है। ठीक, ये बताना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है? समाज में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। अब देखिए समुदाय में देखा जाए तो एक ही गांव में देखेंगे हिंदू मुस्लिम सब लोग रह रहे हैं,
अपने भाईचारे की तरह अपने यहाँ काम कर रहे हैं, बट ये राजनीतिक दलों का, नेताओं का काम ही लड़ाना होता है, ठीक है, तो उसे लड़ा रहे हैं। तो समाज में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर क्या दे रखा, और एक दूसरे के साथ समानता, सम्मान और सहयोग का भाव बनाए रखते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है, जो जितने व्यक्ति हैं एक दूसरे से समानता, सम्मान और सहयोग का भाव देते हैं, जिससे सब लोगों का बराबर काम हो रहा है, ठीक। यही चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, इतना इतना लिखना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। एक बार दोबारा सुनिए क्या दे रखा ध्यान से, उसके बाद ये खत्म कर देते हैं, ठीक। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, धर्मविहीन मतलब धर्म के बिना विरोध किए हमें रहना है। धर्म पंथ निरपेक्ष, भारत का लोकतंत्र आधार और स्तंभों में से एक है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि धर्म निरपेक्ष का मूल्यांकन किया जाता है और सभी धर्मों का समान अधिकार और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखना पड़ेगा, संवैधानिक प्रावधान आप यहाँ पढ़ किए। राजनीतिक निरपेक्षता ये भी आप पढ़ें। सामाजिक एकता ये भी पढ़ें। इन सबको एक्सप्लेन करेंगे तब जाके आपको 6 नंबर मिलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, भारतीय वनों के आर्थिक महत्व का तुम्हें वर्णन करना है, और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 सेट नंबर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके सामने यहाँ से देख सकते हैं क्या लिख रखा, भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट करना है। ये कितने नंबर का क्वेश्चन, साफ साफ लिखा है 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। इसको कैसे करना है ध्यान से आप सुनते जाइएगा, ठीक है। जितने अच्छे से आप सुनेंगे उतने ही अच्छे से आप एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है, ठीक। अब क्या लिख रखा ध्यान से क्वेश्चन समझिए। भारतीय वनों के आर्थिक महत्व मतलब अपने यहाँ जो वन है वो आर्थिक मतलब पैसे के तौर पे कैसे महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो जो आदिवासी रहते हैं अपना पूरा आर्थिक व्यवस्था वन से ही काम चलाते हैं, ठीक है। जैसे और बहुत सारे अपने यहाँ लकड़ी के फर्नीचर हो गए उसी पे काम करते हैं। तो लिखा है भारतीय वनों के आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक मतलब पैसे की दृष्टि से देखा जाए तो अपने यहाँ वन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पहले ही माना जाता आयुर्वेदा गुरु। आयुर्वेदा गुरु मतलब जड़ी बूटियों से हमारा चिकित्सा उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं जो भारतीय वनों को आर्थिक महत्व स्पष्ट किए जाते हैं, जो सामने दिए गए हैं। पहला दे रखा है लकड़ी और वन्य जीवों के उत्पादन। अब यहाँ से देखा जाए तो जंगल से लकड़ियाँ उत्पादन हो रही है। अब वो लकड़ियाँ क्या होते हैं, औषधि के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। किसके? औषधि के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। और वन्य जीव जो तुम्हारे पास आ रहे हैं जंगली जानवर, उनके लिए आश्रय का भी काम कर रहा है। तो लिखा क्या हो गया, भारतीय वनों में विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ कामा वनस्पति कामा औषधि पौधों की अधिक मात्रा में होती है। ये सामग्री लकड़ी उद्योग, औषधि उत्पादन, वन, ठीक है, वन फल और वन जीवों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके सेंटेंस का मतलब समझिए क्या हो रहा है। व्हाट दिस ब्रो फुल क्यों हो रही है, ठीक है। देखिए अपने यहाँ देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की वनों में लकड़ियाँ मिलती हैं। अब अच्छी क्वालिटी की लकड़ियाँ फर्नीचर में प्रयोग कर देते हैं, और अच्छी क्वालिटी की हम पहले देखा जाए तो रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाया जाता है, बट अब तो जान ही रहे दूसरा चीज़ हो गया। वनस्पति मतलब क्या होगा, तुम्हें क्या मिल रहा है, औषधि मिल रही है, बहुत अच्छे अच्छे तेल क्वालिटी मिल रही है, सारी चीज़ें इसी से मिल रही है। भाई क्या कर रहा है, औषधियाँ इसी से मिल रही हैं। अभी रोड के किनारे देखेंगे लगा होता है गुप्त रोग मिले, ठीक है, बहुत सारे रोग है। तो वो एक्चुअल में वनवासी यदि रहेंगे ना तो अच्छी क्वालिटी की यदि दवा देंगे, वनों से निकाले तो सुपर प्योर है, बट उसमें इम्प्योरिटी बहुत मिला के बेचते हैं। पौधों की अधिक मात्रा होती है। ये सामग्री लकड़ी उद्योग कामा औषधि कामा उत्पादन, वन्य फल जो तुम्हारे पास होते हैं जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, और सब चीज़ें तुम्हारे पास इसी से आते हैं, बड़े लेवल पे की जाते हैं। और वन्य जीवों के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखो जंगल काट रहे हैं तो हम बहुत सारे वन्य जीव को खो रहे हैं, धीरे धीरे वन्य जीव मतलब वनों में रहने वाले जीवों को हम धीरे धीरे क्या रहे हैं, खो रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ काम है, ठीक। एक नियम हो गया, ठीक है, एक महत्व हो गया। दूसरा आदिवासी और स्थानीय आय। अब इसमें क्या होता है, आदिवासी लोग जो रहते हैं उनका तो निवास स्थान ही वन है। अब वन को ही काटा जाएगा तो दिक्कत होगी। तो यही लिखा है भारतीय वनों में अनेक आदिवासी
और स्थानीय जनजातियां निवास करती हैं। ये तो हम बचपन से ही जानते हैं, आदिवासी जंगल में ही रहते, अपना काम काज करते हैं, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए, आजीविका मतलब अपना पेट पालने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए, घर द्वार की खर्चा के लिए लकड़ी कामा औषधियों आदि का व्यापार से सामाजिक तथा आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। जो औषधियाँ होती उनको पता होता अच्छी क्वालिटी का। भी देखिए एक फ्रॉड आया था ना, जो तुम्हारे पास हेयर के लिए, बड़े बहुत सारे बालों के लिए क्या करते थे, ऐड आता था कि ये हमारे पास आदिवासी तेल प्रयोग करिए, अच्छी क्वालिटी का यदि मिलेगा तो काम करता है, ये सच है। आयुर्वेदा तुम्हारे पास बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, बट अच्छी क्वालिटी का मिलेगा तो ठीक। आदि का व्यापार सामाजिक तथा आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। ये पहला हो गया। नेक्स्ट में क्या लिखा, पर्यावरणीय सेवाएं। पर्यावरणीय सेवाएं क्या कर देती हैं बताइए, ज़्यादा वन आप लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण स्वच्छ और साफ रहेगा, समय समय से बारिश होगी, ना तापमान ज़्यादा रहेगा ना तो कम रहेगा, जो चीज़ें मौसम आ रही हैं प्रॉपर चलती रहेगी। जब प्रेजेंट टाइम में देखिए आप, इस वर्ष ठंडी बहुत कम पड़ी, अब गर्मी बड़ी तगड़ा पड़ने लगी, क्योंकि वन जीवों को हम क्या कर रहे हैं, वन को काट रहे हैं, जो हमारे वातावरण को मेंटेन करता है, यही खराब तो हम ही कर रहे हैं ना। तो वही लिखा, पर्यावरणीय सेवाएं। वन पर्यावरण के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ये वायु कामा जल को शुद्ध करने, जलाशय के संरक्षण, भूमि संरक्षण के लिए अनमोल है। देखिए जितना ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे हमें उतना अच्छे से स्वस्थ हवा मिलेगी, स्वच्छ हवा मिलेगी। ये जल को शुद्ध करेंगे। अब कहेंगे सर जल को कैसे शुद्ध करेंगे, देखिए यदि आप अच्छे पेड़ लगाएंगे तो ज़्यादा बारिश होगी, ठीक। जलाशय का संरक्षण, जलाशय क्या होगी, रोकेंगे, जल को रोकेंगे और हमारे धरती की तरफ ले जाएंगे, जो हमारे पास आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षण का काम करेगी। भूमि संरक्षण, अब बताओ जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे भूमि अपवर्दन, अभी आप अपवर्दन पढ़े हैं ना, भूमि यानी जल के कटाव को, भूमि के कटाव को रोकेगा। तो वही चीज़ यहाँ से बोल रखा है, भूमि संरक्षण के लिए अनमोल होता है, ठीक। इतना चीज लिखना पड़ेगा। फिर क्या दे रखा, पर्यावरण आधारित पर्यटन, मतलब अब अच्छी क्वालिटी का यदि आप क्या करेंगे, वन लगा दिए, ठीक, वहाँ पर लाएंगे लोग घूमने, हमें पैसा मिलेगा, ठीक। अभी जैसे नैनीताल में जाएंगे तो एक्चुअली में पहाड़ वहाड़ देखेंगे, बढ़िया है, नदियाँ हैं, बहुत अच्छे पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, उसी तो हमारे पास पैसा कमाते हैं। वही चीज़ बोल रखा, अच्छे पर्यटक बना देंगे। प्राकृतिक पार्क, अब बोटोनिकल पार्क होता है, देखो जूलॉजिकल पार्क का क्या होता है, उसमें हम जू में जाते हैं, एक बोटोनिकल पार्क होता है अलग से, हम बहुत सारा अच्छा क्वालिटी का पेड़ लगाते हैं, तो हमारे पास प्राकृतिक पार्क बन जाएगा। आर्टिफिशियल हम बनाते हैं, बट कभी कभी देखेंगे प्राकृतिक पार्क भी होता है। वन्य जीव का पालन, अब वन्य जीव मतलब जो वन में रहने वाले जीव उनका हम अच्छे तरीके से पालन कर सकते हैं यदि अधिक पेड़ लगाएंगे तो। पर्यटक मतलब घूमने वाले स्थान पे आएंगे, जैसे अभी ब्राज़ील हो गया, ठीक, ब्राज़ील में देखेंगे अमेज़न का जंगल, अब देखो बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बना है, उसमें अंदर घूमने नहीं देते हैं, याद रखना अंदर घूमने नहीं देंगे, तो बड़ी खतरनाक जीव जंतु खा हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन देखा जाए तो 20% अकेले पूरी दुनिया को ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छे वन जीव भी तो उपलब्ध हैं, बोला जाता है डायनासोर नहीं, ठीक है, ये एनाकोंडा हो गए, बहुत सारे बड़े जीव तुम्हारे पास उसी के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि अमेज़न का जंगल बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है। तो वही चीज़ तुम्हारे पास बोला जा रहा है, ठीक। तो वही क्या बोला रहा गया इतना से। अब तुम्हें इतना एक्सप्लेन करेंगे तब जाके आपका 6 नंबर सिक्योर होगा। यहाँ से आप ये स्पष्टीकरण एक बार दोबारा देखिए। आर्थिक, वन हमारे आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनका मुख्य कारण लकड़ी तथा वन जीवों के उत्पादन के लिए हम करते हैं। आदिवासी अपना स्थानीय निवास वहीं पर करते हैं। पर्यावरणीय सेवा वही करते हैं। पर्यावरण स्थानांतरण पर्यटक बना के हम ही रखे हैं। तो इतना चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तब जाके आपका कितना नंबर मिलेगा, टोटल 6 नंबर मिलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भैया।